एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के मेरे प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको पिछले 2 लेक्चर से जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बता रहा हूं। आज हम अमेरिकी विदेश नीति के कुछ बिंदु जो हमने कल उठाए थे उनसे आगे चलेंगे। अपने इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ पहले और उसके बाद अमेरिका ने एक रणनीतिक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक वे को अडॉप्ट करते हुए ख़ुद को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया। मैंने आपको अपने कल के लेक्चर में बताया था कि उन्हें इस बात का अंदाज़ हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति की एक्सेस है या धुरी है ये सरकेगी, और वो उसमें से अमेरिका के लिए एक बड़ा ताकतवर हिस्सा लेने के लिए तत्पर थे और अपने आप को उसका नैसर्गिक अधिकारी साबित भी करना चाहते थे। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, शक्ति, सत्ता और वैधता आपने पढ़ा है कि कई बार शक्ति आपको यूँ भी मिल जाती है, लेकिन अपने आप को काबिल साबित करना या ये सिद्ध करना कि वो आप ही इसके योग्य हैं, ये आसान काम नहीं होता। रणनीति के तहत इसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है और अमेरिकन्स ने अपनी विदेश नीति में इस बात को बखूबी अंजाम दिया है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम किसी एक पक्ष पे नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, परिस्थितियों का अधिकतम लाभ वे किस तरह उठा पाए इसका उदाहरण उनकी विदेश नीति भी है। तो आज हम बात करेंगे उनकी विदेश नीति के उद्देश्यों की। पहला बिंदु है राष्ट्रीय सुरक्षा। ये बात हम कल कर चुके हैं, मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। किसी भी देश की विदेश नीति का जो महत्वपूर्ण भाग है या जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राथमिक उद्देश्य है वो राष्ट्रीय सुरक्षा है, देश चाहे छोटा हो या बड़ा। लेकिन हाँ, इस विषय में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये कि यदि आप एक महाशक्ति बनने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपकी निगाह वर्तमान से ज़्यादा भविष्य पर होनी चाहिए, और अमेरिका ने इसको साबित किया है। भविष्यगामी परिवर्तन को वो जितनी आसानी से समझ पाए हैं, जिसको आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे और देखते होंगे और सुनते होंगे, एक 2 टर्म आपने अक्सर पढ़ी होंगी, थिंक टैंक और इनविजिबल हैंड्स। ये कभी सामने नहीं आते, लेकिन ये विदेश नीति को एक वैचारिक रणनीतिक आधार प्रदान करते हैं। अमेरिका में हम ये कह सकते हैं कि इस थिंक टैंक ने अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से निर्वहित किया है। दूसरा बिंदु लोकतंत्र का संरक्षण, इस पर भी हमने कल बात शुरू की थी। ठीक है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का संरक्षण होना चाहिए, ये मैंने आपसे कल भी कहा था, कल हिंदी दिवस था, कि संरक्षण और संरक्षक इन दोनों भूमिकाओं में बड़े अंतर होते हैं। अपने देश में यदि आप लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, कहीं गलत नहीं है, उसके लिए जो रणनीतियाँ अपनाते हैं आपका अधिकार है, आपकी संप्रभुता है। लेकिन जब आप दुनिया में, पूरे विश्व में लोकतंत्र को जनता के साथ जोड़कर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं और एक मॉडल देते हैं और उसको लागू करने के लिए सामर्थ्य का प्रयोग भी करते हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा निर्णायक हो जाते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान विश्व में ठीक है, लोकतंत्र दुनिया की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणालियों में से एक है, लेकिन फिर भी आप पाएंगे दुनिया के ऐसे बहुत से मुल्क हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है। लेकिन अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी के निर्माता हैं वो इस बात पर चलते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है उन देशों में जनता का जो जीवन है वो अत्यंत दयनीय, शोचनीय और विचारणीय है, और उनके जीवन को इन स्थितियों से निकालना हमारा नैसर्गिक अधिकार है और हमें उसमें इंटरफेयर करना ही होगा फॉर डेमोक्रेसी। अगला बिंदु जिसकी तरफ हम आज बात करेंगे वो है कि नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। कल मैं आपको बताना आपको चाहूँगा, कल मैं कुछ आपसे एक वाक्य गलत बोल गया कल के अपने व्याख्यान में।
मेरे मुंह से निकल गया नई विश्व अर्थव्यवस्था, नहीं, ये टर्म है नई वैश्विक व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जॉर्ज बुश सेकेंड, जो कि जॉर्ज बुश के बेटे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के बाद 2000 से 2008 तक, ये उनके कार्यकाल का मामला है। उन्होंने जब विश्व से आतंकवाद के समापन का निर्णय लिया और उसमें जब उन्होंने एक बेहद उग्र स्वर में ये कहा कि दुनिया का कोई राष्ट्र हमारे साथ आए या ना आए, लेकिन हम आतंकवाद का सफाया स्वयं करने में सक्षम हैं और हम करेंगे। ये एक ध्रुवीय विश्व की घोषणा और दुनिया में अपने वर्चस्व, जिसको आप अंग्रेजी में हेजेमनी कहते हैं, उसका नारा था कि अब दुनिया हमारी मर्जी के बगैर नहीं चलेगी और जो हम चाहेंगे या जो मॉडल हम प्रस्तुत करेंगे वही सही होगा, वही सही माना जाए। हालांकि इसके बाद आप पाएंगे जो विकास हुआ है, दुनिया मल्टीपोलर बहुध्रुवीय बनी है, बनने की कोशिश भी कर रही है और अमेरिका अब एक डिफरेंट मेंटल स्टेज पर है। अगला बिंदु है सैनिक संधियों की रणनीतियां। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश आज़ाद होंगे, हम भी उसमें शामिल हैं। 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बनता है और 15 अगस्त 47 को भारत, और ऐसे 50 के आसपास देश थे। आप यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश आज़ाद हुए उनकी लिस्ट को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि वो संख्या 50 से ऊपर है। आज भी दुनिया में देश 200 के आसपास हैं और उसमें से 50, तो अंदाज लगाएं कि 1/4 देश हो गए दुनिया के, 1/4, जो कि किसी न किसी महाशक्ति के नियंत्रण या अधीन थे। ये जब आज़ाद हुए तो जब ये आज़ाद होंगे उसके बाद इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सवाल इन देशों द्वारा पढ़ लिया गया था, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के द्वारा। और वो इस बात को भी अच्छी तरह जानते थे कि क्योंकि नए नए आज़ाद हुए हैं इसलिए सुरक्षा इनकी पहली चुनौती होगी, क्योंकि लंबे अरसे की गुलामी के बाद ये आज़ाद हो रहे हैं, धीरे धीरे किए भी जाएंगे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर ये बड़े सख्त और सजग रहेंगे। और यही दौर शुरू होता है सैनिक संधियों का। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ने दुनिया जहान की सैनिक संधियाँ की, सीधे सीधे उनमें मेंबर बना, और कई संधियाँ ऐसी रहीं कि जिनमें ये सीधा शामिल नहीं था लेकिन इनका वरद हस्त उनको प्राप्त था। नाटो, सीटो, सेंटो, ये तो 3 नाम हैं। इसके अलावा और भी आपको मिलेंगे जहां अमेरिका ने दुनिया के विभिन्न देशों को सैनिक सहायता प्रदान की है उनकी सुरक्षा के नाम पर। अगला बिंदु विदेशी आर्थिक सहायता। ये देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इस बिंदु को मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अतिरिक्त ध्यान से सुने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक मूल सिद्धांत है कि इसमें स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होते। देखिए अमेरिका ने दुनिया के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक उदार पट्टा नीति शुरू की थी कि दुनिया के देशों को रिसोर्सेज, मनी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाए और उनके विकास के लिए। इसको नाम दिया गया था उदार पट्टा नीति। 1945 तक 49.1 बिलियन डॉलर सहायता दी जा चुकी थी। अब ध्यान दीजिएगा किन 4 देशों को, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन। अब देखिए ये 2 देश तो साम्यवाद के गढ़ हैं, लेकिन अमेरिकन इनको भी सैनिक सहायता दे रहे हैं। और अब अगले बिंदु पर आइए। इसके बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की राजनीति शुरू हुई है और अमेरिका को उस पर निर्णायक भूमिका मिलनी शुरू हुई है जो स्वीकृत हो रही है। अगला प्लान है मार्शल प्लान। इसका जिक्र आप कई किताबों में, पत्रिकाओं में पढ़ेंगे। मार्शल अमेरिका के विदेश सचिव थे, हमारे यहाँ विदेश मंत्री कहते हैं, उनके यहाँ विदेश सचिव कहते हैं, तो समझिए अमेरिका के विदेश मंत्री थे। 1948 से 1952
5 साल की अवधि में यूरोप के 16 देशों को 20 अरब डॉलर की सहायता दी गई अपने पुनर्निर्माण के लिए। और इसके पीछे एजेंडा ये था कि आप सोवियत संघ की शरण में ना जाएं, दुनिया के नक्शे को अपने दिमाग में रखिए। सोवियत संघ इतना आकार में बड़ा देश है कि यूरेशिया में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया दोनों में, और यूरोप और एशिया दोनों में अपना दखल रखता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए देश आज़ाद हो रहे थे, ऐसा ना हो कि वो सोवियत संघ की ओर मुड़ जाएं, ऐसा रोकने के लिए ये योजना बनाई गई। और साम्यवाद को रोकने के लिए यूरोप के देशों को 20 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की गई 16 देशों को। अगला 4 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति ट्रूमैन अमेरिकी कांग्रेस, वहाँ की जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, उसमें ये प्रस्ताव पेश करते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका को एक योजना बनानी चाहिए और उन्हें आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उद्देश्य वही है, ये अर्ध विकसित और विकासशील देश कहीं सोवियत संघ के साम्यवाद की ओर ना मुड़ जाएं। अगला बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना। 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो एक योजना शुरू करते हैं विशेष तौर से एशिया के देशों के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सोवियत संघ का प्रभाव अब एशिया में बढ़ रहा है और इस वक्त तक चीन भी ताकत बन चुका है। तो वो एक विशेष रणनीति यहाँ प्रस्तुत करते हैं। एशिया के देशों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया और एशिया के देशों को सहायता प्रदान की गई। और लैटिन अमेरिका, बोलचाल की भाषा में इसको दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका भी कह देते हैं। लैटिन अमेरिका इनका सही उच्चारण है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके जो विभिन्न देश हैं, उन देशों में अमेरिकी रणनीति, योजना और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए, प्रगति के लिए मैत्री, फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट, ये प्लान शुरू किया गया और उनको सहायता दी गई। इस प्रकार से आप पाएंगे कि सैनिक, रणनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक चारों किस्म के हथियारों का प्रयोग करते हुए अमेरिकी विदेश नीति आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। और 1991 के बाद से वर्तमान तक आप पाएंगे तो ठीक है, कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन वर्तमान जो युग है ये अमेरिकन हेजेमनी या अमेरिकन वर्चस्व का युग कहा जाना गलत नहीं होगा।